टोबैको, अल्कोहल, क्या यही सबसे बड़े रीजन है इसके ओरल कैंसर के? जो हम नकली दांत लगाते हैं, जी हाँ। अगर वो भी लूज हैं तो वो भी हमें ये कॉज कर सकते हैं। धीरे धीरे सेलुलर डैमेज होने के बाद डीएनए डैमेज होगा और परसिस्टेंट होने के बाद फिर वो कैंसर में तब्दील हो सकता है। क्या ओरल कैंसर क्यूरेबल है? क्या कुछ ऐसे साइलेंट साइंस हैं जो नेक एंड हेड कैंसर में हमें देखने को मिल जाते हैं? इन सिम्टम्स अगर इनमें से कोई भी है तो एटलीस्ट हमें कंसल्ट करना चाहिए। क्या फीमेल्स में भी यही ओरल कैंसर ज्यादा देखने को मिलता है? हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। लेकिन हाँ, पॉडकास्ट देखने के पहले मैं आपको एक हिदायत भी देती हूँ, एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आपको पूरा पॉडकास्ट देखना होगा, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे साथ है डॉक्टर अम्बेश सिंह और सर आज कुछ बहुत अच्छा आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो स्पेसिफिकेशन है ना वो बहुत लंबी चौड़ी है। आप ही बता दीजिए। थैंक यू। Hello everyone, I am Dr. Ambesh Singh. I am a head and neck surgical oncologist at Dharamshila Narayana Super Speciality Hospital, Delhi. तो मैं हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ रोकना चाहूँगी हाँ, आपको। मैं आपकी प्रोफाइल देख रही थी क्योंकि हमें स्पेशल गेस्ट लाने होते हैं ताकि सारी बातों से रूबरू हो जाएं वो हमारे जो दर्शक हैं। कुछ धन्वंतरी अवार्ड भी मिला है आपको। यस मैम, आई गॉट अ धन्वंतरी अवार्ड लास्ट ईयर फ्रॉम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाओ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, अब बताइए सर कि ऑर्गन स्पेसिफिक जो आप बता रहे हैं ये क्या होता है और इससे जो आम लोग हैं वो कैसे आप तक पहुंच पाएंगे बिल्कुल राइट टाइम पे? देखिए मैम, हम अगर हिस्ट्री में जाएं तो पहले अगर हम महाभारत के टाइम में बात करें तो महाभारत में हम सब जानते हैं कि पांडव्स थे, 5 पांडव्स थे। उसमें अगर हम सबसे बड़े युधिष्ठिर, भीम या अर्जुन को लेके बात करें तो हम जानते हैं सबके पास एक एक स्पेसिफिक, भीम जो थे गदा लेके लड़ते थे और युधिष्ठिर भाला में माहिर थे और अर्जुन हमारे तीर और तीरंदाज थे। तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक अपने चूज किए, उसके बाद ही वो भी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं थे। उन्होंने भी कोई फाइन स्किल्स अपने डेवलप किए और उसके बाद उन्होंने अपना वॉर लड़ा। तो इसीलिए जब हम इमर्ज हुए साइंस में, जब हम मेडिकल साइंस में हम इमर्ज हो रहे हैं, पहले हम MBBS, उसके बाद स्पेशलाइजेशन का ज़माना आया, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना आया। तो सुपर स्पेशलाइजेशन में भी अब सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जो सारे कैंसर्स रिलेटेड जो सर्जन होते हैं उसमें भी अब ऑर्गन स्पेसिफिसिटी आ गया। तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में भी एक हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी होता है जो कि किन किन ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए बना है या क्यों ये इमर्ज हुई है। क्योंकि हम सब जानते हैं नॉर्थ इंडिया में और ख़ास करके इंडिया में जो हमारे ओरल कैंसर्स हैं वो मोस्ट कॉमन कैंसर मैन में होता है। बहुत ज़्यादा हेड एंड नेक कैंसर्स में जो इमर्ज हुआ है, जिस इंसिडेंस रेट जितना बड़ा है, तो उसकी वजह से जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है उसको हेड एंड नेक एक ऑन्कोलॉजी ब्रांच लेके स्पेसिफिकली आए हैं। अब हेड एंड नेक कैंसर्स में क्या क्या कैंसर्स आते हैं, तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि माउथ कैंसर, वॉइस बॉक्स कैंसर, थ्रोट कैंसर्स या फिर थायराइड, पैराथायराइड कैंसर्स, नोज, पैरानेजल साइनसिस ट्यूमर्स, ईयर ट्यूमर या कोई भी गर्दन या नेक में कोई भी स्वेलिंग हो। तो इनमें अगर कोई भी कैंसर्स होता है तो ये हेड एंड नेक कैंसर्स की कैटेगरी में आते हैं। या स्कल बेस्ड ट्यूमर हो गया, कोई भी ट्यूमर है जो कि स्किन के ऊपर है हेड एंड नेक रीजन में। तो इसीलिए ये ब्रांच इमर्ज हुई क्योंकि हमारा इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया में एंड ओरल कैविटी कैंसर तो मोस्ट कॉमन कैंसर है मेन में। बिल्कुल। तो ये जो मोस्ट कॉमन कैंसर है जिसके बारे में हमेशा पढ़ते भी रहते हैं और सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने के पहले वो दिखाते भी हैं, जिससे बहुत डर लग जाता है, ठीक है। तो ये टोबैको, अल्कोहल, क्या यही सबसे बड़े रीज़न है इसके ओरल कैंसर के या और भी रीजंस हैं? यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आपने सिनेमा हॉल का बात किया, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो उसमें कैंसर दिखाया जाता है वो हेड एंड नेक कैंसर ही है, ओरल कैविटी कैंसर। बिल्कुल। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन कॉज का, तो स्मोकिंग, टोबैको एंड अल्कोहल 90% केसेस में यही रीज़न है हेड एंड नेक कैंसर्स में, खास करके ओरल कैविटी, वॉइस बॉक्स और फेरेंजियल कैंसर होने का। बट एक आम तौर पे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर मैं तो कभी अल्कोहल भी नहीं लिया, ना मैंने कभी कोई तंबाकू खाया, ना मैंने कभी स्मोक किया। तो स्पेसिफिकली अगर मैं माउथ कैंसर की बात करूँ तो इवन पुअर ओरल हाइजीन, यस, पूरा ओरल हाइजीन होना या फिर कोई भी लूज टीथ होना जो कि शार्प है आपका, शार्प टीथ होना, पुअर ओरल हाइजीन होना या लूज डेंचर जो हम नकली दांत लगाते हैं, अगर वो भी लूज हैं तो वो भी हमें ये कॉज कर सकते हैं। सर आप डरा रहे हैं मुझे।
नहीं ये एक्चुअली और बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे ना वो इस बात से डर जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ना दांत होते हैं 32, बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो बेचारे थोड़े कम होते हैं, तो जब उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन दांत जब तक वो बहुत परेशान ना कर दें तब तक कोई भी आम इंसान डेंटिस्ट के पास नहीं जाता है। यस मैम, ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं सबसे ज़्यादा एम्फाइसिस इन्हीं कॉजेज़ पे करना चाहूँगा, क्योंकि आप नेट पे इंटरनेट पे बहुत पढ़ते होंगे कि स्मोकिंग अल्कोहल से ये होता है जी। बट इस बारे में कोई बात नहीं करता है, जो कि अनकॉमन कॉजेज़ हैं बट कॉजेज़ होते हैं। जैसे कि हाइजीन के बारे में अगर मैं बात करूँ, जिसमें ओरल हाइजीन है जी। अगर हम अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन होगा, वहाँ पे बैक्टीरियल प्रोलिफरेशंस होंगे, उसके बाद धीरे धीरे सेलुलर डैमेज होने के बाद डीएनए डैमेज होगा और परसिस्टेंट होने के बाद फिर वो कैंसर में तब्दील हो सकता है। तो ये चीज़ ओरल हाइजीन को मेंटेन करना, प्रॉपर ब्रशिंग जो कि हमें ट्वाइस इन अ डे करना चाहिए, और जब भी हम खाना खाएं तो इफ़ेक्टिवली गार्गल करें, फ्लॉसिंग करनी चाहिए हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ओरल हाइजीन जितना हम डेली बात लेते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, लेकिन ब्रशिंग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। कोई भी जल्दी जल्दी ब्रश कर लेगा, टाइम नहीं होता ना हमारे पास, सब कुछ के लिए टाइम है, ब्रश करने के लिए टाइम वो नहीं बहुत होता। इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अगर कोई भी शार्प टीथ है तो अगर हमें लगता है कि कोई भी ऐसा दांत है जो कि चुभ रहा है तो परसिस्टेंटली वो भी सेम काम करेगा। परसिस्टेंटली अगर वो चुभ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अल्सर क्रिएट करेगा, और वही अल्सर फिर सेल ग्रोथ और फिर डीएनए डैमेज करके कैंसर में तब्दील हो जाता है। ओके, आपके पास जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर किस तरीके के होते हैं और क्या कॉजेज होते हैं उनके? मैम, जैसे एज अ हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे, जो कि मैंने आपको बताया कि ओरल कैविटी कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में। तो मोस्टली जो केसेस होते हैं ओरल कैविटी कैंसर्स के आते हैं या फिर थायराइड कैंसर। सो अगर हम एज अ इंसिडेंस बात करें तो डेफिनेटली ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा है, तो वही मेरे पास सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं। ओके, क्या ओरल कैंसर क्यूरेबल है? यस मैम, बिल्कुल क्यूरेबल है। अब सब आपने बिल्कुल पूछा है तो मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सबसे बड़ा हमारी क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या अगर हमें कैंसर हो गया है तो हम सबसे पहले डर जाते हैं। ये पाया गया है कि 45% लोग तक डिप्रेशन में चले जाते हैं कैंसर का नाम सुनते। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मैम, इम्पोर्टेंट है स्टेजिंग। सो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस अगर स्टेजिंग आपकी इनिशियल स्टेज है तो हम यूजुअली कैसे डिवाइड करते हैं, अर्ली स्टेज और एडवांस स्टेज। अगर हम अर्ली स्टेज में कभी भी डायग्नोस हो जाते हैं तो प्रोग्नोसिस मतलब ठीक होने की क्षमता उसकी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। कंपैरेटिवली अगर हम एडवांस स्टेज में जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा कि स्टेज का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। अक्सर क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं यूट्यूब पर या कहीं एफएम पर कुछ भी किसी की बातों से या हम रिश्तेदारों से सुन के इधर उधर कहीं भी अपना टाइम ख़राब करने लगते हैं कि हमें इस दवाई से फ़ायदा हो जाएगा, इस दवाई से फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो भी साइंटिफिक ट्रीटमेंट है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। और एज अ हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आई डिड माई MCH फ्रॉम एम्स रायपुर। सो हम जो भी करते हैं लिटरेचर बेस्ड और साइंटिफिकली हम करते हैं, तो हमेशा हमें सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसे दिखाने के लिए। अच्छा, एक और बात है, किस तरीके के लोग ज़्यादा विक्टिम होते हैं इसके? वो लोग जो कि यंगस्टर हैं, मुझे लगता है यंगस्टर्स के ज़्यादा केसेस आपके पास आते होंगे, लेकिन क्या फीमेल्स में भी यही ओरल कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है? मैम, एक्चुअली अगर मैं बात करूँ इंडिया में तो सोसाइटी वाइज यूजुअली टोबैको हैबिट्स फीमेल्स में कम है कंपैरेटिवली मेल के कंपैरिजन में अगर करें। बट इंसिडेंस वाइज अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली कम है, बट हो सकता है फीमेल भी अगर टोबैको च्यूइंग है या कोई भी मैंने जो आपको कॉजेज बताए, इटियोलॉजी बताए, तो डेफिनेटली फीमेल में भी कैंसर हो सकता है। ओके, तो आप जब वो आते हैं आपके पास, जैसे आपने बोला इनिशियल स्टेज में अगर पता लग जाए तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से क्योर हो जाता है और चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन कैंसर की सबसे बुरी बात तो यही है कि वो साइंस तो देता ही नहीं है। तो क्या कुछ ऐसे साइलेंट साइंस हैं जो नेक एंड हेड कैंसर में हमें देखने को मिल जाए पहले से? बिल्कुल मैं आपको कुछ जैसे सिम्टम्स बताता हूँ पहले। जैसे कोई भी अल्सर, कोई भी छाला जो कि 2 वीक तक नहीं भर रहा है, उसका हमेशा असेसमेंट होना चाहिए। और अगर बायोप्सी रिक्वायर्ड है, बायोप्सी मतलब टुकड़े की जांच हमेशा होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर हमारे मुंह से खून आ रहा है, अगर हमें लग रहा है कोई भी दांत लूज हुआ है या मुंह खुलना बंद हो गया है, या कोई भी हमें खाना निगलने में परेशानी है, या स्पीच बोलने में कोई परेशानी हो रही है, कान में कोई दर्द हो रहा है, आवाज़ में कोई बदलाव है, या कोई भी गठान जो हमें गले में लग रही है, तो हमें
इन सिम्टम्स अगर इनमें से कोई भी है तो एटलीस्ट हमें कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद हम रिलीव हो पाएंगे कि वो कोरिलेशन डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है कि वो कोरिलेशन वाकई में कैंसर है या नहीं है। अच्छा, कैंसर की जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा तेज़ है कि सही डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है उसके सेल्स इतने ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन की वजह से इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके लिए परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है और पेशेंट तो खैर परेशान हो ही जाता है। तो एक सही तरीके से सही वक्त पे कैसे सही डॉक्टर के पास पहुंचा जाए? मैम, जैसे कि मैंने बताया कि हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में क्या क्या आता है, तो अगर किसी को भी इस तरह की शिकायत है और इस तरीके के बॉडी पार्ट्स में जो कि इसके ऊपर हैं, तो हमें डेफिनेटली कोई भी अगर इसमें से कोई भी शिकायत है तो हमें हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास बिल्कुल जाना चाहिए। अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराएं, अपने आप को पहले एग्जामिन कराएं, उसके बाद अगर वो आपको कुछ जांचों के लिए बोलते हैं तो वो आपको कराने चाहिए और उसके बाद ही हमें रिवील हो पाएगा कि भाई उसे कैंसर है या नहीं है। अच्छा, क्या ये वाले जो कैंसर्स है ये भी हेरिडिटरी होते हैं? क्योंकि ज़्यादातर कैंसर्स तो हेरिडिटरी हैं ही हैं, क्या ये भी जेनेटिक है? मैं अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूं तो ब्रेस्ट कैंसर डेफिनेटली उसमें जेनेटिक्स का बहुत रोल है। उसका तो बहुत बड़ा रोल है। बट थायराइड कैंसर जरूर हैं जो कि थोड़ी जेनेटिकली डिपेंड करते हैं। बाकी ओरल कैविटी कैंसर्स में इतना जेनेटिक्स का बहुत रोल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज ज़्यादा है। तो हमारे लाइफस्टाइल अगर हम चेंज करें, जैसे मैं अगर लाइफस्टाइल की बात करूं तो डेफिनेटली टोबैको बिग नो, स्मोकिंग बिग नो, अल्कोहल अगर हम ले रहे हैं बिल्कुल बिग नो, एंड डेफिनेटली वेट reduction. So weight reduction is also very important in preventing. ओके। अच्छा, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो लिए जा सकते हैं ओरल हाइजीन के अलावा, जिसके जो मतलब अब चूंकि ये लाइफस्टाइल वाली बात है, ठीक है, तो टोबैको तो ऑब्वियसली नहीं, अल्कोहल ऑब्वियसली नहीं, जो आपने बताया, इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जिसको मेंटेन किया जा सकता है? मैम, जैसे कि मैंने जो भी साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं आपको, पहले तो ये चीज़ें हमें हमेशा सेल्फ एग्जामिनेशन, तो जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में भी होता है कि हम सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, तो ओरल कैविटी भी एक ऐसी जगह है, माउथ जो है, जो कि हम मिरर के सामने जब भी ब्रश कर रहे हैं या जब भी हम नहाने जाते हैं तब हम एक सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं कि कहीं पर मुझे कोई ऐसा अल्सर तो नहीं दिख रहा है, कहीं पे मुझे कोई ऐसी ब्लीडिंग वाली पॉइंट तो नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम सेल्फ एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि हमें अर्ली डिजीज़ का मालूम पड़ सकता है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? क्योंकि अब तो कैंसर के लिए बहुत सारे वो कहते हैं ना टारगेट वाले ट्रेटमेंट्स भी आ गए हैं, तो कितने ज़्यादा कारगर हैं इस नेक एंड हेड ऑन्कोलॉजी के लिए? हमारे यूजुअली अगर मैं ट्रीटमेंट पर से की बात करूँ तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी और सिस्टमिक थेरेपी में जैसे कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और अ कॉम्बिनेशन। सो ये हमारा डिपेंड करता है स्टेज पर। अगर हमारा अर्ली स्टेज है, जैसे मैं ओरल कैविटी की बात करूं तो अर्ली स्टेज में यूजुअली सर्जरी सफिशिएंट। अगर हमारा एडवांस स्टेज होता है तो हमें उनका कॉम्बिनेशन भी ज़रूरत होता है। जहां मैं थायराइड कैंसर की बात करूं तो इनिशियली यूजुअली हमारा सर्जरी फॉलोड बाय रेडियो आयोडीन थेरेपी जो कि रिक्वायर्ड होता है। ओके। और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो कैंसर्स हैं जो बाकी बॉडी पार्ट्स वाले हैं, वो उनकी जो संख्या है इंडिया में जो बढ़ रही है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोल्ड एंड फ्लू बढ़ता है, तो क्या ये ओरल कैंसर और बाकी जो कैंसर आपके अंडर आते हैं, आपकी स्पेशलिटी के अंदर, वो भी उसी तेज़ी से बढ़ रहे हैं? बिल्कुल मैम, अभी एक चीज़ हमें इसमें गौर करने वाली बात है कि पहले अगर हम ये देखें, पहले हमारे पास स्क्रीनिंग मेथड नहीं थे जी। अभी अगर हम पुराने टाइम से कंपेयर करें तो हमारी अवेयरनेस भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। जी बिल्कुल। तो अभी अगर किसी को भी कोई छोटी प्रॉब्लम होती है तो वो आता है, स्कैन, यूजुअली हमारे स्कैन्स जो हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड ले लें हम थायराइड के लिए, ईजिली अवेलेबल हैं, कहीं भी हम करा सकते हैं। तो हमारी डिटेक्शन भी बहुत अर्ली होने लगी है और अवेयरनेस भी बढ़ा है। तो इसकी वजह से भी एक फैक्टर है कि डेफिनेटली जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं वो तो मेन फैक्टर है ही है। उसके अलावा ये भी एक फैक्टर है कि अब डायग्नोसिस हमारी होने लगी है जी। पहले जो हमें मालूम नहीं पड़ पाता था वो हम अब डायग्नोस कर पाते हैं, हम ट्रीट कर पाते हैं, तो वो स्टैट्स में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है एकदम से कि हमारा कैंसर एकदम से बढ़ गया, अदर देन जो कि कॉजेज हैं डेफिनेटली जो मैंने आपको बताया, उसके अलावा ये भी एक रीज़न है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया हमें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, और आपको कौन से टॉपिक पे हमारा वीडियो देखना है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।